आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है शिकस्त पर शिकस्त, एक दिन में शिकस्त की हैट्रिक, क्या रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है? आईएमएफ की शराइत के सामने सरेंडर, मुल्क की मईशत किसके हाथ में है? कोरोना के बढ़ते वार, पॉलिसियों का तसलसल बरकरार क्यों नहीं रखा जा सकता? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का दाग हो या सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी की फतह, हुकूमत के जख्म अभी हरे हैं और इन जख्मों का मरहम तलाश करने के लिए हुकूमत तमाम मुमकिन तदाबीर इस्तेमाल कर रही है, मगर उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर अदालत आलिया और अदालत आलिया से लेकर अदालत उज़्मा तक कहीं से भी हुकूमत को कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं से भी हुकूमत के लिए आज कोई अच्छी खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यूँ आज एक दिन में हुकूमत ने शिकस्तों की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है, यानी शिकस्त दर शिकस्त दर शिकस्त। हुकूमत को पहली शिकस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अब यही नहीं है, बल्कि अली नवाज आवान की दरखास्त पर अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को बतौर एमपीए नाअहल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। दूसरी शिकस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, जब अदालत ने दस्तगा इंतखाबात पर पीटीआई की हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन बगैर शिकायत के भी कार्रवाई का इख्तियार रखता है। आज अदालती रिमार्क्स को इलेक्शन कमीशन के 29 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के तनाजुर में देखा जाए तो इंतखाबात में पीटीआई की जानिबदारी वाज़े हो रही है। दस्तगा इंतखाबात के तफसीली फैसले में कहा गया था कि 19 फरवरी वाला इलेक्शन साफ, शफाफ और आज़ादाना नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि इंतखाब पुरअमन नहीं हो सका और इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। इंतखाबात के दौरान खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तफसीली फैसले के मुताबिक NA 75 में उम्मीदवारों और वोटर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं थी। जुल्फ़िकार विर्क को नाम तब्दील करके जिम्मेदारियां दी गई। फैसले में दर्ज है कि इंतखाबी हल्के में तबादलों पर पाबंदी थी। DSP जुल्फ़िकार विर्क के खिलाफ बहुत सी शिकायत थी। 20 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 ताखीर से मिले। तफसीली फैसले के मतन में दर्ज है कि ताखीर से आने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान खौफजदा रहे। अफसरान ने हीले बहाने बनाए। फैसले में कहा गया कि उम्मीदवार असजद मली ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की, जबकि हल्के में 2 अफराद कत्ल और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इसी फैसले में कहा गया है कि खराब सूरत हाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो IG और चीफ सेक्रेटरी के साथ राब्तों की कोशिश की, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी दाखिला से राब्ता किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज ताखीर से सुबह 6 बजे मौसूल हुए। हुकूमत की शिकस्तों की हैट्रिक आज उस वक्त जब इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुताल्लिक पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। कबलजी मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो का मामला जेर बहस आया। आज भी इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के MNAs के किरदार पर सवालात उठाए। मेंबर KP इरशाद कैसर ने सवाल उठाया कि वीडियो के अलावा क्या शवाहिद हैं, रिश्वत देने और लेने वाले दोनों को सामने लाएं। कमीशन के सरबराह अल्ताफ कुरैशी ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से हम अपने ही बंदों को कह रहे हैं कि बिक गए। कल भी अली हैदर गिलानी की वीडियोस देखी और पूछा था कि नजर आने वाले कौन हैं। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी का मजीद कहना था कि रिश्वत से मुस्तफीद होने वाले असल मुलजिम हैं। अली हैदर गिलानी की वीडियो में नोटों की चमक नहीं थी। उन्होंने सवाल उठाया कि MNAs ने अली हैदर गिलानी से मुलाकात नहीं क्यों की, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि इस सवाल का जवाब खुद यूसुफ रजा गिलानी ने दिया है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि दोनों फरीकैन का मुश्तरका मफाद था, तभी मुलाकात हुई। पीटीआई के लिए भी यही बेहतर है कि रिश्वत के लिए मिलने वालों को सामने लाए। उनका मजीद कहना था कि मुलाकात तो हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी की भी हुई थी। अदालत की समाअत के दौरान मलिका बुखारी दौरान समाअत जज्बाती दिखाई। उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि बसद एहतराम हमें लगता है कि आपने वीडियोस नहीं सुनी, आपको सुनने की जरूरत है। ये लोग हमारे MNAs के ज़मीर खरीद रहे हैं। मलिका बुखारी ने मजीद कहा कि गिलानी सेनेट का हिस्सा बने तो अवाम और मुल्क का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद यह बात तय हो गई है कि चेयरमैन सेनेट का मुकाबला अब गिलानी वर्सेस संजरानी होगा, मगर सवाल तो यह भी है कि अददी अकलियत के बावजूद संजरानी को कैसे कामयाब कराएगी। हमारे प्रोग्राम में वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कामयाबी का एक राज बताया था। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ये अगर आप इस तरह मनूवर करने की बात करें ना, तो जो ताकत हुकूमत के पास होती है वो किसी इंडिविजुअल के पास तो नहीं है ना। सिर्फ फवाद चौधरी नहीं, बल्कि गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करने का चैलेंज किया था। और आज रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत के इस चैलेंज का जवाब भी दिया। हम पुरुमीद हैं कि लोग ज़मीर के मुताबिक
बेहतर वोट देंगे। माजी में जो कुछ हुआ मैंने उसका जिक्र कर दिया है, माजी में बहुत से काम होते रहे हैं, आज भी कोशिश की जा रही है उनको दोहराने की, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग वोट देकर यूसुफ गिलानी साहब को इंशाअल्लाह फतह देंगे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत भी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए खरीदो फरोख्त करेगी? क्या शिकस्त की हैट्रिक मुकम्मल होने पर पीटीआई खामोशी इख्तियार करेगी या अगला कदम उठाएगी? इलेक्शन कमीशन के सवालात के बावजूद पीटीआई अपने मेंबरान असम्बली को क्यों बचा रही है? क्या पीटीआई इदारों पर दबाव बढ़ाकर मर्जी के फैसले कराना चाहती है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं और इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपके वक्त के लिए। फैसल जावेद साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के लिए आपका नाम लिया जा रहा है, बड़े हॉट फेवरेट है, इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है क्योंकि ये बहरहाल पार्टी का फैसला है और उस पर मुशावरत जारी है। इस वक्त ये ज़रूरी है कि एक विनिंग कैंडिडेट मैदान में उतारना ज़रूरी है और पार्टी जो भी फैसला करे, लेकिन मुझे आप ही से पता चल रहा है कि नाम गर्दिश में, लेकिन अदरवाइज मैं आपको बताऊं, बात यह है कि जिस तरह की इलेक्शन हुई है ये यूसुफ रजा गिलानी वाली, और जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ही एक गलत मैसेज गया है। ये जमहूरियत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और आप ये देखें कि यूसुफ रजा गिलानी की इलेक्शन में जिस तरह से पैसा चला, सारी चीजें सामने आ गई। उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया और उन्होंने कहा कि हाँ जी मेरा वीडियो है, उसके बेटे ने कहा। और फिर राजा परवेज अशरफ जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है कि जी एडवांस पकड़ लिया है बाबा। और फिर मरियम ने एक पब्लिक गैदरिंग के ऊपर ये कहा कि जी हमारी नून लीग की टिकट चली है। ये तीनों चीजें जो इलेक्शन एक्ट है 2017 और ये कानूनी पोजीशन है हमारी। नहीं, लेकिन फैसल जावेद साहब, ये तमाम तर शवाहिद आज आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रोड्यूस किए और इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आ गया, उन्होंने नोटिफाई कर दिया एज अ सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी साहब को। देखिए, बात ये हम तो इसको हर फोरम पे लेकर के जाएंगे, ये बात तो ठीक, हम इसको अपर फोरम पे लेकर के जाएंगे। और उसकी वजह ये है कि ये जो जिस किस्म की इलेक्शन हुई है और ये जो मैं आपके सामने दस्तावेज रख रहा हूँ, इस पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वो इलेक्शन कलअदम करार देते हैं इलेक्शन कमीशन जिसमें रिश्वत चली हो, करप्ट प्रैक्टिसेस हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिश्वत चली हो, उन्होंने खुद या उनके बिहाफ पे कैंडिडेट के बिहाफ पे किसी और ने किया हो। तो ये तो सारी चीजें सामने आ गई हैं। नहीं, लेकिन फैसल जावेद साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो आपसे बार बार कहा कि वो मेंबरान जो बिके हैं, जिन्हें पैसे दिए गए हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे, आप उनको भी हमारे सामने प्रेजेंट कर दें और वो खुद आकर ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा दें। तो आप उन 16 मेंबरान के ना तो नाम ला सके, ना उनको इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर सके, ना ही उन 2 लोगों को, सिवाय इसके कि उनका बयान हल्फी ले आए, लेकिन उन लोगों को सामने नहीं लेके आए जिन लोगों ने वो वीडियो शूट की थी। देखिए, वो भी हम लाने को तैयार हैं। हमने जो उनकी बयान हल्फी थे वो भी दे दिए। और बात यह है कि वो जो 16 आप कह रहे हैं, अब 16 जो है उनका तो हम पता ही नहीं करा सकते। अगर आइडेंटिफाइबल वोट होती तो हमें पता चल जाता। और यही मुअज़्ज़ज़ अदालत का यही फैसला आया था ना, ये जो मेरे पास है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये अदालत के इस फैसले पे इसलिए अमल नहीं हो सकता क्योंकि टाइम कम है। टाइम 1500 बैलेट पेपर्स छापने के लिए इतना ज्यादा टाइम तो नहीं चाहिए। हमारी एक इल्तिजा थी। बहरहाल आजाद अदारे हैं और उनकी अपनी सोच है और उस तरह से उन्होंने किया है फैसला। तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है और इलेक्शन कमीशन ये रिमार्क्स दे रहा है जो आज यूसुफ रजा गिलानी साहब को नोटिफाई करके दिए हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन की राय को मुकद्दम जानना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी? भाई साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज पे जाना कोई गलत बात है? वही सुप्रीम कोर्ट मुअज़्ज़ज़ अदालत है जिसका मैं आपके सामने फैसला भी रख रहा हूँ। और अगर हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर तो हम जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट। और अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो हेयरिंग्स, मेरा ख्याल है कि तमाम तर हेयरिंग्स के अंदर आप खुद मौजूद थे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा एम्पावर्ड है। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के किए गए फैसले को रद्द कर सकता है? देखिए, हम आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की और कानून की बात कर रहे हैं और वो हम अपनी चीजें उनके सामने रख देंगे
फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला जो भी हो, हमने सारे अदालती फैसले माने हैं। हम इलेक्शन कमीशन के भी फैसला जो है इसको एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इसलिए उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, वरना हम अदारों की जो भी चीज होती है उसको मानते हैं और उन पर अमल करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग करने जा रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नारेबाजी कर रहे थे और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी थे, और यूं दिखाई दे रहा था जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। एक तासुर उभर रहा था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फॉरेन फंडिंग केस पर पीडीएम ने एक एहतजाज किया था इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर। बिल्कुल टर्न द टेबल्स वाली बात है, बिल्कुल 180 डिग्री का शिफ्ट दिखाई दे रहा है कि उस वक्त पीडीएम सरापा एहतजाज थी, आज पीडीएम सेलिब्रेट कर रही है। उस वक्त हुकूमत इदारों के साथ खड़ी हुई थी, आज हुकूमत इदारों के फैसलों का एहतराम करते हुए दिखाई नहीं दे रही। बाबा वर्कर्स अगर आ रहे हैं और वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए इन्होंने, नून लीग ने, जस्टिस सज्जाद अली शाह, इन्होंने अदारों के ऊपर चढ़ाई की और जब फैसले इनके मर्जी के आते हैं तो ये खुश होते हैं, जब इनके खिलाफ आते हैं तो ये अटैक करते हैं अदारों के ऊपर। ये उनकी रीत है। अगर कुछ वर्कर्स हमारे पहले खड़े थे, क्या हमने इलेक्शन कमीशन के बाहर फैसला आने के बाद कोई हमला किया, कोई बात की? ना, हम तो एक कानूनी ऑप्शन को कर रहे हैं। फैसला साहब, आज इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने रेफरेंस दिया फैसल वोडा साहब के हवाले से भी कि उनके नोटिफाई करने से मुतालिक भी दरखास्त उनके पास आई थी कि आप इनका नोटिफिकेशन इशू ना करें, लेकिन उन्होंने कहा हमने फैसल वोडा का नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है। तो इसलिए ये अगर तासुर दिया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत बायस्ड है या फिर पीडीएम को सपोर्ट कर रहा है या ऑपोजिशन के बयानी को सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा तासुर भी गलत है। कौन दे रहा है तासुर? सर, इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा तो साबिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी ज्यादा करप्ट निकला है। ये कैंपेन सोशल मीडिया पर कौन कर रहा है फैसल जावेद साहब? मुझे नहीं पता जी, आप पता करें, आप ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं कर। मैं तो ये कह रहा हूं कि यकीनन अगर ऐसा हो रहा है तो इसको कंडेम तो करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। इसकी निशानदेही की है, आप मुझे बताएं कौन कर रहा है ये कैंपेन? मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं कि हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम सिर्फ कानूनी ऑप्शन आजमा रहे हैं, वो राइट आप मुझसे नहीं छीन सकते बॉस। जो एविडेंसेस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी, वो चंद वीडियोस हैं, और वीडियोस से मुतालिक आज मेंबर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा, अल्ताफ कुरैशी साहब ने, कि इन वीडियो से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट मौजूद है, इनका कानूनी जवाज के लिए भी कोई फोरेंसिक कराना पड़ता है, इदारों को भेजना पड़ता है। आपको याद होगा जज अरशद मलिक साहब के केस के अंदर क्या हुआ था कि उसके अंदर भी 5 सवालात आसिफ सईद खोसा साहब ने उठाए थे। तो आपको लगता है कि उससे पहले इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, कोई फोरेंसिक होना चाहिए, साइंटिफिकली प्रूव होनी चाहिए, और उसके बाद फिर इसको टेकअप करना चाहिए जो प्रोसेस है? देखिए, बात यह है कि जो हेयरिंग के दौरान जो चीजें सामने रखी गई, एतराफ जुर्म भी जब मौजूद हो ना, फोरेंसिक तब उस हालत में होता है कि जब जिसकी वीडियो है उन्होंने तो एडमिट कर लिया ना कि जी मैं ही हूँ इसमें, और वो उनको बता रहे हैं तरीका वोट जाया करने की। फिर मैंने आपको प्रोग्राम में ये बात वैसे हो चुकी है, आप दोबारा इस बात, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं तीनों की, राजा परवेज अशरफ की भी है और मरियम की भी है और गिलानी की बेटी की भी है उनकी, तो वो अपनी जगह पे मौजूद है। आगे चले। नहीं, वो उसके ऊपर भी रद्द दलील उन्होंने ये दिया ना कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप शवाहिद के तौर पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये फैसल जावेद साहब कि आपके 47 मेंबर है सेनेट के अंदर और ऑपोजिशन के 53 मेंबर्स हैं, तो जब अददी अक्सरियत की बात होती है तो अददी अक्सरियत तो पीडीएम के पास है, तो आपको नहीं लगता कि अखलाकी जवाज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपना उम्मीदवार सेनेट में चेयरमैन के लिए देने के लिए? कोई मसला नहीं है, खुल के वोट दें। बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं सेनेट के अंदर, बहुत ज्यादा, ये इतना फर्क नहीं है वोटों का जो आप बता रहे हैं, 2 वोटों का फर्क है, और उनके पास जो अददी तादाद है उसमें एक तो मफरूर है, वो तो है ही नहीं उधर, और बाकी जो है वो मसले हैं। तो क्या हुकूमत भी मनूवरिंग के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? क्या आप भी वही करेंगे जो इल्जाम आप पीडीएम के ऊपर लगा रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब से मुताल्लिक? यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाबात में पैसा चला है, हम पैसा नहीं चलाएंगे। आपको पता है कि वो कौन से 2 एमएनए हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है, तो जब आपको सब पता है तो ये सारी मालूमात आप शेयर क्यों नहीं कर देते? करी ना, जिन्होंने जो मालूमात थी ना, जो मालूमात जितनी थी वो तो शेयर करी, जो वीडियो वाली बात आप कर रहे हैं वो तो शेयर करी इलेक्शन कमीशन। यानी उन 16 एमएनए के नाम आपको नहीं पता है जिनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन मांग रहा है? नो,
नहीं पता। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नजरियात पर समझौता किया? डेविड, जाहिर है टू एयर इज ह्यूमन, इंसानों से गलती होती है, तो कुछ गलतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुई हैं, आपको नहीं लगता है? हमने सबसे बड़ी जो चीज की है वो की है, हम ये सारी बहस ही खत्म करना चाहते हैं। हम ओपन बैलेटिंग पे जाना चाहते हैं। आए इलेक्शन में ओपन बैलेट, जिसका जमीर जागता है ना वो ओपन में जाके, हम कहते हैं आए ये सेनेट के चेयरमैन की इलेक्शन पे ओपन बैलेट पे आए, आते हैं ये आए खुल के ना, जो सच्चा होता है वो कहता है आओ खुले मैदान में, आए खुले मैदान, बात खत्म हो जाती है, इससे आगे बात नहीं जाती। मोरालिटीज हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इलेक्शन में जो किसने स्टैंड लिया इसके लिए ओपन बैलेट के, इमरान खान, उन्होंने बातें जरूर की हैं लेकिन करते वक्त वो भाग गए। हम आईनी तरमीम लेकर के आए, लेकिन उस वक्त ऑपोजिशन ये कहती थी कि फिर आप सिर्फ सेनेट इंतखाब के अंदर ओपननेस की बात ना करें, आप चेयरमैन सेनेट इंतखाब भी ओपन करने की बात करें जैसे आज आप फरमा रहे हैं, और फिर उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब बात करें कि नीचे तक जो इंतखाबात है वो उसमें ओपननेस होनी चाहिए। आइए मिलकर पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर कंसेंसस के साथ हम ये तमाम मामला हल करते हैं। तो क्या पार्लियामान के फोरम के ऊपर कोई ऐसा बिल टेबल करने की पोजीशन में है कि जिसमें ओवरऑल ऊपर से नीचे तक तमाम तर इंतखाब जो है वो शफाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसमें ओपननेस हो? बाबा क्या सवाल है ये, जो ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हेल्ड वाया सीक्रेट बैलेट, इस पे हम तरमीम कर रहे थे। अक्रॉस द बोर्ड है, अक्रॉस द बोर्ड है। अब फिर हम लेके आएंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर, हम ओपन बैलेटिंग लेके आ रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है। दूसरा हम लेके आ रहे हैं ई वोटिंग, ई वोटिंग हम लेके आ रहे हैं। अभी अमेरिका में इलेक्शन हुई है, उधर उसने एतराज किए, उन्होंने सारा चेक करके बता दिया कुछ ठीक है जी, हारने वाला ग्रेसफुली अपनी शिकस्त कबूल करे, ठीक है जी मैं आ रही हूँ, जीतने वाला समझे कि वो हाँ मेरिट पे जीता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी लेके आने ई वोटिंग की तरफ, हम कंप्रिहेंसिव इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो महंगाई का जिन जिसे हुकूमत तो काबू नहीं कर पाई, क्या मरकजी बैंक या सेंट्रल बैंक जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, क्या वो महंगाई का जिन काबू कर पाएगा? बड़ा अहम सवाल है, इस सवाल को उठाएंगे और ये सवाल रखेंगे साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब के सामने। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। रवा माली साल के लिए मुल्की मईशत के लिए बज़ाहिर कोई अच्छी खबर नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान में शरह नमू में 2.5 के करीब रहेगी। हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 2.1% मुकर्रर किया, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में शरह नमू 1.3% से ज्यादा बढ़ने के कोई इम्कानात नहीं है। दूसरी जानिब हमारी इकॉनमी IMF ड्रिवन इकॉनमी दिखाई दे रही है। अगर हम करेक्टिव रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो IMF के साथ इनलाइन दिखाई देती है, उसकी डायरेक्शंस पे कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट में तरामीम की बात हो रही है, इसको ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का टारगेट दिया जाएगा रादर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ साबिक चेयरमैन FBR माहिर अमूर शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि वो हुकूमत जो कहती थी कि IMF के पास जाना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, आज वो हुकूमत ना सिर्फ IMF के पास गई है बल्कि हमारी इकोनॉमी IMF ड्रिवन दिखाई दे रही है और जो रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं वो IMF के एजेंडे के मुताबिक कर रहे हैं। तो आपको क्या दिखाई देता है कि क्या हुकूमत की तरफ से कोई भूल हुई है, कहीं पर गफलत हुई है, कुछ डिलेज आए हैं? आपको क्या दिखाई देता है सर? देखिए, आप अगर मेरे बयानात पहले सुन लें, बिफोर दिस गवर्नमेंट केम इन, और जब मैं गवर्नमेंट में था उस वक्त सुन लें या आज सुन लें, मैंने हमेशा ये कहा कि हमें IMF में जाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, आप मेरे रिकॉर्डिंग निकालें, IMF बिल्कुल आपका ये स्टेटेड पोजीशन था कि IMF में जाने से हमारी इकोनॉमी में फिस्कल डिसिप्लिन आएगा। नहीं, मेरे 2 रीज़न थे। एक मेरा रीज़न बड़ा सिंपल है, जो मैंने जो मेरी बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और वो मैं आपको कहता हूं और आप इसको सुन लें और फिर इसके बाद इस पर कभी ठंडे दिमाग से मैं और आप बात करेंगे जी। देखिए, पाकिस्तान का मसला है एक्सपोर्ट का बढ़ाना। मानते हैं इस बात मानते हैं ना आप? जी बिल्कुल, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, नहीं एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट रेमिटेंस नहीं, एक्सपोर्ट जी।
एक्सपोर्ट का बायर कहाँ होगा आपका? एक्सपोर्ट का बायर आपका यूएस होगा या नॉर्थ अमेरिका होगा या यूरोप होगा, ठीक है? आपको अपने रिलेशनशिप और अपनी मैकेनिज्म को उनके सिस्टम के साथ लाइन अप करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि अपने कस्टमर के साथ अपने रिलेशन को टेंशन में रखें, तो आपको उनके सिस्टम में चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी एक्सपोर्ट को कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। ये हमारी मजबूरी है, चाहे हमें अच्छा लगे या हमें बुरा लगे, और इसको आप कभी गौर से सोचिएगा मैं क्या। अच्छा शबर ज़ैदी साहब, IMF प्रोग्राम के अंदर तो हम चले गए, जिस तरह से भी वो आपकी जो है हिदायत की रोशनी में चले गए या फिर हुकूमत के लिए मजबूरी हो गई, हुकूमत इस प्रोग्राम का हिस्सा है। अब उसके बावजूद हमारी जो इकॉनमी है वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी दिखाई नहीं दे रही, ट्रेड डेफिसिट एकदम से फिर से बढ़ता चला जा रहा है। हम इंपोर्ट तो धड़ाधड़ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में उस कदर हौसला अफजा इजाफा नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि क्या IMF प्रोग्राम में जाने से, जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, वाकई एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, या आपको दिखाई दे रहा है कि हुकूमत की गफलत की वजह से हम उस तरह से एक्सपोर्ट करने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे और इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही? नहीं, एक्सपोर्ट इमीडिएटली नहीं बढ़ेंगी, मैं बिल्कुल आपको साफ बता रहा हूँ। अब पाक को 40 पे पहुँचना है और 40 पे पहुँचने के लिए हमें 5 से 6 साल से ज़्यादा ही लगेगा। अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि छोटी मोटी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी तो वो गलतफहमी में है। एक्सपोर्ट एक दिन में नहीं बढ़ सकती। ये अभी जो एक्सपोर्ट को आपकी बढ़ोतरी नज़र आ रही है, ये इसकी दो वजूहात हैं। एक तो डॉलर डिवैल्यूएशन है, दूसरी बात कोविड है कि कोविड दुनिया में बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत कम है। ये तेजी से सर इंपोर्ट बिल्स हमारे बढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और वो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो कभी एक्सपोर्ट किया करते थे। गलतफहमी है ना, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, नहीं बढ़ रहे। देखिए मेरी बात समझें, जब आपने डिवैल्यूएशन की है तो आपने इंपोर्ट को वैसे ही कम नॉन एफिशिएंट कर दिया, ये ज़रूरी था। जो प्रॉब्लम हमारी आई है वो ये आई है कि हमने डॉलर रुपये को ओवर वैल्यू करने की वजह बाद अपने मुल्क को गिरवी रख दिया इंपोर्ट के हाथों में। ये जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है, इन्होंने इंपोर्ट को $58 बिलियन पे इसलिए पहुंचा दिया कि डॉलर जो था वो उसको उन्होंने 35% और रुपये को ओवर वैल्यू रखा। अब चाहे जो मर्जी भी हो, डॉलर इंपोर्ट वायबल नहीं है। बैसियत मजबूरी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि जो चीजें इंपोर्ट हम कर रहे हैं पेरिशेबल आइटम्स की सूरत के अंदर, वो शुगर इंपोर्ट कर रहे हों, वो हम वीट इंपोर्ट कर रहे हों, या इवन अब कपास का इंपोर्ट बिल जितना बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ हम जो अननेसेसरी आइटम्स जिस तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली इट इज पुटिंग प्रेशर? नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमें जो देखना चाहिए वो ये नहीं देखना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, हमें देखना ये चाहिए कि हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आकर गवर्नमेंट को स्ट्रेस करना पड़ेगा। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि मेरा जो इस वक्त एम्फेसिस है वो एक्सपोर्ट तो बहुत बात की बात है। मुझे ये देखना है कि मेरा इंपोर्ट का आइटम क्यों आ रहा है, मुझे शुगर क्यों इंपोर्ट करनी पड़ रही है, मुझे वीट क्यों इंपोर्ट करनी पड़ रही है, मुझे एग्रीकल्चर आइटम क्यों इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेसिक ड्रॉबैक है। नहीं शबर ज़ैदी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि माजी की तारीख का हिस्सा है, साबिका हुकूमतों का किया धरा है, लेकिन इमरान खान साहब करेक्टिव रिफॉर्म्स की बात करते थे, इस्लाहात की बात करते थे, वो इसको ट्रैक पर लाने की बात करते थे। आपको नहीं लगता कि उसमें बुरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नाकाम रहे हैं अभी तक? देखिए मैं ये बात एग्री करने को तैयार हूँ कि इमरान खान साहब की प्रायोरिटी वो उस पर नहीं है कि उनको बिल्कुल सिंगल फोकस काम करना चाहिए कि वो किस तरह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं और डाइवर्जेंस नहीं करें, वो मैं एग्री करता हूँ नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि कोहिजन विद इन द कैबिनेट नहीं है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो हमारे चारों सूबे हैं इंक्लूडिंग पंजाब, सिंध, PK, वो आज़ाद शहरी बन गए हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ खर्च करने की मशीनें बने हुए हैं। और सारी इनएफिशिएंसी जिससे आवाम को नुकसान हो रहा है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी है। साहब देखें ना, सिर्फ सिंध को छोड़ के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बैठी हुई है। पंजाब की बात कर लें, KP की बात कर लें, बलूचिस्तान में इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती कि इमरान खान साहब डिलीवर कर सके? नंबर एक। दूसरा ये कि जहां तक इस्लाहात की बात है, इशरत हुसैन साहब को लाया गया, 2.5 साल हो गए हैं, क्या इशरत हुसैन साहब भी उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए? हमने देखा तो FBR के अंदर शबर ज़ैदी साहब जो है बड़ा जीलसली काम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ब्रेक कहां पर लगती है सर खान गवर्नमेंट के अंदर? देखिए दो बातें हैं। पहली बात,
पहली बात तो ये है कि जो खान साहब की टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है, ये उसका पहला टेस्ट मैच है। उसने कभी टेस्ट मैच नहीं खेला, ठीक है। जब वो पहली दफ़ा टेस्ट खेल रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि बॉलिंग किस स्पीड से आ रही है और पिच में क्या पोजीशन है। नए बैट्समैन हैं, इनको समझ नहीं आती कि बॉल कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। जहाँ तक सवाल इशरत हुसैन साहब का है, मेरे ज़ाती हिसाब से वो पहली बात तो ये है कि वो किसी रिफॉर्म के लिए नहीं, वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म के लिए आए हैं। और मेरा उनसे ज़ाती इख्तलाफ है बिल्कुल क्लियर इस बात पर कि वो ये कह रहे हैं कि इसी ब्यूरोक्रेसी को सही करना है। मेरा ये कहना है कि ये ब्यूरोक्रेसी सही करने का कोई चांस नहीं है। ये वो चीज़ है जो अब ये कैंसर का मरीज है, इसको आप एस्प्रिन से सही नहीं कर सकते। सर क्या चीज खान साहब को रोकती है? क्योंकि हमने देखा कि खान साहब जब आए तो उसको ब्यूरोक्रेसी को चेंज करने की बातें करते रहे वो। आप मुझे बताएं कि मैं वहां, मुझे क्या तकलीफ थी इस वहां बैठ के? हमारी मालूमात के मुताबिक तो आपको भी बाबूक्रेसी ने चलने नहीं दिया। नहीं ये कह रहा हूँ ना, नहीं वो तो मेरी अपनी तबीयत का मसला है। मैं तबीयत मेरी क्यों खराब हुई? तबीयत मेरी इसलिए खराब नहीं हुई कि मैं, ये तो रियलिटी है कि मेरी तबीयत खराब हुई, मगर मेरी तबीयत क्यों खराब हुई ये आपको पता है? इसलिए खराब हुई कि जब मैं सुबह जाके शाम को वापस आता था तो मुझे नजर आता था कि मैंने आज कुछ नहीं किया। जब मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे जैसे आदमी के लिए बर्डन है। मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आपका बुनियादी मसला ये है कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा और आप सुबह शाम उसे सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए मेंटल प्रेशर है। तो मैं इसलिए बाहर आ गया कि मैं देखता था कि मैं सुबह जाता हूँ और शाम को वापस आ जाता हूँ फाइलों पे साइन करके, तो वो चीज़ें मेरे इनग्रेन दिमाग में बढ़ती जा रही थी। और मैंने जब मैंने देखा कि जब मेरी सिर्फ अगर मैंने कुर्सी पे बैठना है और मैं जाके अपनी अथॉरिटी को क्लेम करना है, तो मैंने फैसला किया मेरे जैसे आदमी का काम नहीं है, मैं बाहर आ गया। लेकिन शबनम ज़हरी साहब, जिस मोरालिटी का मुजाहरा आपने किया, मेरा ख्याल है कि उतने स्ट्रॉन्ग मोरालिटी का मुजाहरा दीगर लोग शायद करने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि लोग बीमार जरूर है लेकिन बीमारी के साथ ही काम जारी रखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे आप रोजाना शाम को सर में दर्द लेके घर जाते थे, अभी कितने लोग ऐसे हैं जो इसी सिचुएशन के अंदर इसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ काम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो लोग इस स्टेट में काम कर रहे हैं वो इमरान खान के साथ जुल्म कर रहे हैं। इमरान खान, देखिए इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, एक पार्टी को चला रहा है। वो ना इकोनॉमिस्ट है, ना वो पेट्रोलियम को जानता है, ना वो फॉरेन अफेयर को जानता है। वो एक दुनिया में जिस तरह होते हैं पॉलिटिशियन है। अब आप उसके साथ अगर आप बैठ के ये फैसला कर लें, उन लोगों को बिठा दें जो स्टेटस क्यो के बादशाह हैं, जो स्टेटस क्यो के बादशाह हैं, अगर उनको आप बैठा देंगे तो फिर आपका नहीं मसला हल हो सकता। देखिए शबनम ज़हरी साहब, हमने कितनी बार ये सुना इमरान खान साहब से कि मिनिस्टर्स की जो है परफॉर्मेंस देखी जाएगी, परफॉर्मेंस की बेस पे इवैल्यूएट किया जाएगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो कैबिनेट में रहेगा, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको कैबिनेट से फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर परफॉर्मेंस बुरी से बुरी भी हुई तो ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट के अंदर रीशफल जरूर हुआ, उठाकर बाहर नहीं किया किसी को भी। ओ भाई मेरी बात सुनो, ये कोई मैट्रिक की या 7वीं क्लास का एवोल्यूशन फॉर्म है? वो एवोल्यूशन फॉर्म कौन भरेगा? ये जो एवोल्यूशन फॉर्म आएगा, मुझे भी दिया गया था जब मैं भी था वहाँ पे, कि जी हम मिनिस्टरों की एवोल्यूशन करेंगे, हर की एवोल्यूशन करेंगे कि आपने, आप मुझे बता दें कि मैं चेयरमैन FBR था, मेरी एवोल्यूशन कौन करेगा और क्या करेगा? देखिए ये बेकार की बातें हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप भी, मेरा भी और अपना भी और गवर्नमेंट का भी, कि एवोल्यूशन मिनिस्टर्स की अगर आप एक कागज़ के फॉर्म पे बैठ के कर रहे हैं तो ये किसी स्कूल में करें, कॉलेज में करें, पाकिस्तान के अवाम का टाइम ज़ाया नहीं करें। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बज़ाहिर इस वक्त हमारी इकोनॉमी IMF ड्रिवन इकोनॉमी दिखाई दे रही है, कुछ रिफॉर्म्स लाई गई हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट में तरामीम की गई हैं। आपको लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट दिया जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लेशन का उस टारगेट को या इन्फ्लेशन को मिनिमाइज करने के लिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करने के लिए फाल किरदार अदा कर सकता है और वाकई ऑटोनमस हो जाएगा अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसे आइडली तो ऑटोनमस ही होना चाहिए बतौर रेगुलेटर? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या स्टेट बैंक के पास इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है? अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही शबनम ज़हरी साहब। फिर क्यों पूछ रहे हो मुझसे? तो ये कहा जा रहा है ना कि असल में वो इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट अचीव नहीं करेगा बल्कि इन्फ्लेशन का टारगेट होगा। ओ भाई मेरी बात सुनो ना, मैं पूछ रहा हूँ क्या स्टेट बैंक के पास अगर अथॉरिटी दे दी जाए तो ये कैपेबिलिटी आ जाएगी? देखिए हमारे अंदाजे के मुताबिक तो नहीं आ सकती। स्टेट बैंक तो मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर देता है, वो कई डॉलर और रुपये के फर्क को तो बैलेंस कर सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है या प्री रिक्विजिट्स चाहिए या जो इख्तियार चाहिए, मेरा ख्याल है उसको तो हुकूमत बेहतर तौर पे एक्सरसाइज कर सकती है। नहीं, आप फिर गलत बात कर रहे हैं। स्टेट बैंक को अगर मैं सारे इख्तियारात दे दूं ना, कुछ भी दे दूं, उसके गवर्नर को बना दूं तकरीबन नायब अल्लाह,
तो भी नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा, ये आप मेरा सवाल करें मेरे से। ये इसलिए नहीं हो सकेगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डील कर रहा है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के साथ, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का 40% चल रहा है नॉन डॉक्यूमेंट के साथ। तो आप ये कह रहे हो कि आप पिच के फील्ड के बाहर बैठ के खेल रहे हो और रन गिन रहे हो जो फील्ड के अंदर हो रहे हैं। स्टेट बैंक या FBR या SCCP पाकिस्तान में कारोबार के मामलात में तमाशाई है, प्लेयर नहीं है। मेरी जो स्ट्रेस है डॉक्यूमेंटेशन जो मैं सारा दिन बकवास करता रहता हूँ, उसकी लॉजिक ये है कि अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है तो भाई प्लेयर के साथ चलाना खेलना पड़ेगा। अगर डॉलर का रेट करेंसी एक्सचेंज वाले बताएंगे या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइसेस जो हैं वो मंडी के आड़ती सेटल करेंगे, तो फिर स्टेट बैंक रेट आगे कर दे पीछे कर दे, आप और मैं 4 प्रोग्राम कर लें, 3 इकोनॉमिस्ट आए वो पता नहीं क्या बोलें आगे पीछे करें, तो पाकिस्तान के अवाम अब इन चीज़ों में बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। सवाल सिर्फ सिंपल सा ये है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या को अथॉरिटी देने के बाद 100% अथॉरिटी देने के बाद क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर सकता है? अगर आप ये समझते हैं कर सकता है तो फिर मेरा ख्याल है आपको पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की रियलिटी का अलिफ बे भी नहीं पता। बिल्कुल ठीक है, ये मसला है पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान की पैरेलल इकोनॉमी, पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान की पैरेलल गवर्नमेंट, पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान की पैरेलल रेगुलेशन, और पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के लोगों का अपने इदारों से फेथ उठ गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब आपके वक्त के लिए। साबिका चेयरमैन FBR माहिर इक्तिसादी अमूर शबर जैदी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कोरोना वायरस पर गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है। इस मामले पर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सैद डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद होंगी इस ब्रेक के बाद। सोशल मीडिया पर एक बार फिर वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का नाम टॉप ट्रेंड कर रहा है। बच्चे उनके नाम की तस्बीह कर रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है कि NCOC की जानिब से तालीमी इदारे 15 मार्च से 28 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है। यानी वो रिस्ट्रिक्शंस जिनको ईज ऑफ किया जा रहा था फिर सख्तियां की जा रही हैं। ये फैसले हुकूमत जल्दबाजी में क्यों ले रही है, बड़ा अहम सवाल है। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन के हवाले से जो सुस्त रवि बरकरार रखी जा रही है और वो फैसले जो बड़ी जल्दबाजी में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सैद डॉक्टर नौशीन हामिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 24 फरवरी को फैसले होते हैं कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस को ईज ऑफ किया जाएगा। ठीक 2 हफ्ते के बाद हुकूमत ये फैसला करती है कि जो रिस्ट्रिक्शंस जिनको ईज ऑफ करने जा रहे थे वो पाबंदियां बरकरार रहेंगी। 15 अप्रैल तक ये पाबंदियां बरकरार रहेंगी। हुकूमत ये हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए से कर रही है या कोई प्रेडिक्टिव मॉडल फॉलो कर रही है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि NCOC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डेली मिलता है और डेली बेसिस के ऊपर पूरे मुल्क से स्टैटिस्टिक्स जो हैं उसके साथ शेयर होते हैं। पूरी बाकायदा मैपिंग होती है कि केसेस कहाँ पे पॉजिटिव आए, उनका रेशियो क्या है, कौन से शहरों में पॉजिटिविटी का ट्रेंड क्या है, मतलब तमाम चीज़ें जो है वो डेली बेसिस के ऊपर कंसिडर होती हैं और उसकी रोशनी में जो है वो फैसले किए जाते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म फैसला कोई भी नहीं होता बल्कि इवॉल्विंग सिचुएशन होती है जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर ट्रेंड्स को देखा जाता है और वीकली उन फैसलों को रिव्यू किया जाता है। जिस वक्त ये 24 फरवरी को फैसले किए गए थे तो उस वक्त हालात डिफरेंट थे, चीज़ें कंट्रोल में आ रही थी और बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि ये वबा जो है ये सेटल डाउन हो रही है। क्योंकि एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये जो पेंडेमिक है ये कुछ महीनों की या कुछ हफ्तों की या थोड़े अरसे की बात नहीं है, बल्कि ये पेंडेमिक्स जो हैं इनको जाने में कई साल लग जाते हैं। तो ऐसे में आप कोई ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सकते कि आप अपना सब कुछ क्लोज डाउन कर दें। हुकूमत की कोशिश यही होती है कि मामूलात ज़िंदगी जो है उसको हम नॉर्मल के करीब रखते हुए SOPs पे अमल दरामद करते हुए
मईशत को और जिंदगी के रोजमर्रा मामूल जिसमें एजुकेशन भी है, दफ्तरी मामला। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इस वबा की डायनामिक्स को देखें तो ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ ज्यादा तेजी से फैलती है, और यही हुआ जिस वक्त हमने रेस्ट्रिक्शंस को ज्यादा ईज ऑफ किया तो एकदम से हमने देखा कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4.5% के ऊपर पहुंचा, और इसी तरह मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि अभी जब हम वो रेस्ट्रिक्शंस फिर से रिस्टोर कर रहे हैं तो उसमें ये वबा कितनी तेजी से फैलेगी और फिर इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या करेगी? देखिए, इस वक्त जो 24 फरवरी को फैसले हुए थे उनके बारे में यही डिसीजन था, वो हतमी फैसले नहीं थे कि 10 मार्च को उनको तमाम को रिव्यू का, और 10 मार्च को जो भी प्रेजेंट सिचुएशन होगी उसके मुताबिक फाइनल फैसला होगा। तो आज 10 मार्च को जब उनको रिव्यू किया गया तो यही नजर आया कि चूंकि इस एक में अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है, तो जो सिनेमा हॉल्स खोलने के, शादी घर खोलने के और दूसरी चीजें जो थी उनको जो हमें रिलैक्सेशन दी थी वो तमाम वापस ले ली गई। अभी वो तमाम इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, उनकी एक सजेस्टेड डेट थी 15 मार्च की, मगर उससे पहले ही हमने देखा कि इसमें वबा में दोबारा तेजी आ रही है, इसलिए एनसीओसी ने अपने फैसलों को रिव्यू करते हुए उनको बंद किया। और इसी तरह जो स्कूल्स थे वो भी इस वक्त 7 बड़े शहरों में जहाँ पे पॉजिटिविटी रेशियो सबसे ज्यादा है उनको भी अर्ली स्प्रिंग ब्रेक दे दी गई है। तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है जिसमें फैसले जो है लेकिन डॉक्टर साहब, इस इवॉल्विंग सिचुएशन के अंदर एक गैर यकीनियत की सी फजा भी है जो लूम कर रही है इस वक्त हर तरफ। यकीनन वो इकोनॉमी के लिए भी कुछ बेहतर नहीं है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, मजीद कितनी देर तक हम रिस्ट्रिक्शंस को बरकरार रखेंगे, उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि अब इसको ईज ऑफ कर देना चाहिए, या ये सिर्फ अभी हिट एंड ट्रायल ही चलेगा, हम देखेंगे कि क्या होता है और उसके बाद फिर हम इसको प्रोलॉन्ग करने का या मजीद आगे बढ़ाने का फैसला करेंगे? हमें इस तरह के फैसले जो हैं वो करने भी पड़ेंगे, उनको रिव्यू भी करना पड़ेगा, कुछ फैसले इंप्लीमेंट होंगे, कुछ वापस लिए जाएंगे। तो ये चीजें जो है, अब वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हुकूमत की कोशिश है कि इस वक्त जल्द अज जल्द हम ज्यादातर अपनी पॉपुलेशन तक पहुंच जाएं, मगर जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि एक हेजिटेंसी है, एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी है। जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है वो भी सामने अभी आने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, मगर हर आने वाले दिन के साथ सिचुएशन बेहतर हो रही है। कि लोगों का एतमाद कैसे विन कर पाएगी हुकूमत कि जहां पर लोग ऑलरेडी रिलक्टेंट हैं, जैसे आप फरमा रही हैं, हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, वहां वो कैसे आएंगे और वो विलिंगली खुद को वैक्सीनेट कराएंगे? देखिए, आज पहला दिन था, वो मे भी कोई टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर ये इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएंगी और ये चीज़ें जो हैं, ये सिस्टम जो है ये दुरुस्त हो जाएंगे। पिम्स के अंदर मैंने खुद भी उस वैक्सीनेशन सेंटर को विजिट किया हुआ है, वो बड़ा सिस्टमेटिक है और वहाँ पर बिल्कुल इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी के अगर हमारे एल्डरली पीपल को किसी किस्म की मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उन तमाम चीज़ों की प्रोविज़न जो है वहाँ पे मौजूद है। कुछ छोटा मोटा मसला आया है तो वो इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएगा, उसको फौरी तौर पे चेक किया। तो डॉक्टर साहब, जो 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की बात आप कर रही हैं, ये वैक्सीन हमें कहाँ से मिले? क्योंकि जो 20% का बेड़ा है वो तो कोवैक्स ने उठाया, वो हमें मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी कुछ देरी हुई है वैक्सीनेशन के हवाले से, कुछ सिक्योर अभी तक कितनी सक्सेस मिली है आपको? और कहा जा रहा है कि भारत से अब कुछ वैक्सीनेशन हमें मिलने जा रही? जी देखिए, वो एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफर्ड की वैक्सीन जिसकी चूंकि फैक्ट्री इंडिया में लगी हुई है, पर वो ऑक्सफर्ड की वैक्सीन है। कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से हमें वो एस्ट्राजेनेका तकरीबन 14.6 मिलियन जो है वो इनिशियली प्रोवाइड करने के लिए कहा गया। वो आने वाले कुछ दिनों में, मैं समझती हूँ शायद एक आध हफ्ते के अंदर वो हमें रिसीव हो जाएगी। उसके अलावा साइनोफार्म की भी मजीद डोजेस जो हैं वो 15 मार्च तक आ जाएंगी। और तीसरी चीज़ ये कि जो कैंसिनो बायो जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए थे, आज पाकिस्तान ने उसको परचेज करने के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर दिया है। और वो चूँकि पाकिस्तान में उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे तो इसलिए उसकी प्री बुकिंग जो थी, एग्रीमेंट उनके साथ हुआ था, तो हमें उम्मीद है कि अब हमने ऑर्डर प्लेस किया है तो वो भी जल्द अज जल्द, क्योंकि वो उनके ऊपर बाइंडिंग है कि चूंकि उन्होंने हमारे मुल्क में क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं तो वो वैक्सीन भी वो जल्द अज जल्द हमें प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब 70% आबादी को वैक्सीनेट करने का माइलस्टोन हुकूमत कब तक अचीव कर सकती है? देखिए, अभी जो 30 मिलियन का अभी जो वैक्सीन पाइपलाइन में है वो एक मैं आपको थोड़ा सा एक रफ से एस्टिमेट दे सकती हूँ कि हम लोग ये सितंबर तक कोई 30 मिलियन का टारगेट तो हम अचीव कर लेंगे। 70 मिलियन को हम कोशिश करेंगे कि एंड ऑफ 2021 तक हम अपना ये टारगेट अचीव कर लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए साहब डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।